बर्फ से चमकते पहाड़, कहीं भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वतों के बीच ये बेहद खूबसूरत घाटियां और उनमें बहती जलधारा के इर्द गिर्द घास चरते हुए ये याक। झील का नीला पानी ऐसा मानो कि ये नजारा आंखों में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अद्भुत, अविस्मरणीय, अप्रतिम और सौंदर्य से भरपूर इतनी सारी विविधताओं को अपने विशाल आंचल में समेटे ये क्षेत्र है भारत का सुदूर उत्तर में मौजूद लद्दाख। जितना ये क्षेत्र प्राकृतिक तौर पर धनी है, उतनी ही दिलचस्प सांस्कृतिक विरासत वाला भी है। हालांकि इस मनमोहक से लगने वाले इलाके की दुर्गम चोटियों के करीब बसे लोगों का जीवन आसान नहीं है। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये मेहनतकश लोग जद्दोजहद करते हैं। बीते वर्षों में सरकार ने यहाँ मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई कदम उठाए हैं, जिससे यहाँ तस्वीर बदल रही है। ऐसी ही प्रमुख जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत समर्थ भारत की इस कड़ी में आपको लेकर आए हैं लद्दाख, जहां पड़ताल करेंगे देश की सीमा पर बसे उन स्वास्थ्य केंद्रों की जो देशवासियों की उम्मीदों का घर है। साथ ही जानेंगे लद्दाख में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उनके सुधार के बारे में। Thank you. आज इनका बर्थडे है और हमने और नवविक्रम ने इनको चॉकलेट दी है। हैप्पी बर्थडे। अब चलते हैं नए पड़ाव पे, मिलते हैं आपको। लेह से करीब 8 घंटे के सफर के बाद एक पहाड़ के ढलान पर नजर आता है 100 से 150 घरों वाला चुशूल। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन से सटा करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ गांव। कुछ साल पहले तक यहां पहुंचना मुसीबतों भरा था, लेकिन आज यहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया हैं। ये
चुशूल की ही रहने वाली रिसिल है। अपने चंद दिनों के बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर इन्हें अक्सर चिंता रहती थी कि कैसे चिकित्सकों से सलाह लेंगी, लेकिन इनकी सभी चिंताओं का समाधान गर्भवती रहने के दौरान ही गांव में ही मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। कभी स्वास्थ्य कर्मी माँ और बच्चे की खैर खबर लेने इनके घर पहुंच जाते हैं, तो कभी ये स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या हो, रिसेल का पहला सहारा है ये स्वास्थ्य केंद्र। दरअसल रिसेल के गर्भवती होने के बाद से ही स्वास्थ्य कर्मियों से परिजनों जैसा रिश्ता बन गया। फिर चाहे टीकाकरण हो या कोई भी जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोगों ने रिसेल की हर जरूरत का ध्यान रखा। हम मंदी यहाँ पर चेक भी अच्छे से करते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं सर, यहाँ पर पूरा अच्छे से होता है। बट यहाँ से कुछ मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं था, हम लोग टाइम से जाके फिर बस होता है। यहाँ से एम्बुलेंस देता है सर। वहाँ से लाने के लिए वहाँ से यहाँ एम्बुलेंस सर। यहाँ की जीवन शैली और उसकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। अब गांव वालों को दूर दूर तक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र ने सुनिश्चित किया है कि मूलभूत सेवाएं उनके दरवाजे पर हों। हम वीक में 1 या 2 टाइम्स फील्ड विजिट के लिए जाते हैं। तो हम जब विजिट के लिए जाते हैं तो हम एलिजिबल कपल्स को ट्रैकिंग करते हैं। फिर उनको जितनी भी जिसकी नई नई शादी हुई है उनको हम ट्रैक करके फिर उनको हम काउंसलिंग करते हैं प्रेगनेंसी, फिर रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और उनको न्यूट्रिशन के बारे में, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या डाइट लेना है उनके बारे में हम उनको पूरी तरह काउंसलिंग करते हैं। एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट हॉस्पिटल में आके करें। तो हम उनको इतना काउंसलिंग करते हैं कि उनको जितना हो सके होम डिलीवरी हम होने नहीं देते हैं। उनको बोलते हैं कि जितना हो सके हॉस्पिटल में आने के लिए उनको बोल देते हैं। इसके बारे में हम उनको पूरी तरह काउंसलिंग करते हैं। दुर्बुक ब्लॉक में अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा रहता है वो एक तो मोबाइल मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं। वो हम महीने में 2 बार लगाते हैं। वो फार फ्लंग एरियाज़ में, अनरीचेबल एरियाज़ में हमारा एक टीम होता है जिसमें एक MMU व्हीकल होती है जिसमें प्रॉपर एक लैब होता है, एक डेंटल चेयर अटैच होता है जो फंक्शनिंग होता है प्रॉपरली। तो उसके साथ डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन्स, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिर बाकी लोकल हमारा जो ट्रेडिशनल अमची है वो विद सारे मेडिसिन्स लेके हम उन पेरिफेरल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में जाके विलेजेस में कैंप्स लगाते हैं। तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि कोई जो जिनको ट्रांसपोर्टेशन की कोई इश्यू हो, कोई बहुत ज़्यादा एज्ड हो जो चल नहीं पा रहे होते हैं, तो उनको भी वो फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। चुशूल के निवासी जिन्हें बुनियादी चिकित्सा भी मैसर नहीं थी, आज वो इस स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही सुविधाओं से बेहद खुश नजर आते हैं। पहले कुछ 3-4 सालों की तुलना में आज इतना मतलब बढ़िया हो गया कि मतलब दिन रात के अंतर हो गया। और मेडिसिन हो जो भी हो इतना मतलब कोई कमी पीछे नहीं है और स्टाफ भी है। यहाँ PHC कैसी है आपके गांव की ये PHC? आपको फ़ायदा है इससे? अभी तो बहुत फायदा है सर, पहले तो बहुत दूर जाना पड़ता है सर। इसलिए तो अभी तो स्टाफ लोग इधर आ गया, पब्लिक को तकलीफ नहीं है, इसलिए तो बहुत अच्छा है सर। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले तो लद्दाख जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं मिलता है, इसलिए तो बहुत तंग है सर। दरअसल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चुशूल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। ये सुविधाएं
न सिर्फ आज की पीढ़ी को सेहतमंद बनाने में मददगार हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी एक बेहतर कल का वादा है। ये है चुसूल स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो न सिर्फ मानवता की सेवा कर रहा है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी सुधार रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं इसी चुसूल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत एक और सब सेंटर पर, जो कि भारत और चीन की सीमा के बीच में स्थित है। चुशूल से इस खूबसूरत झील के किनारे किनारे चलने के करीब 1.5 घंटे की दूरी के बाद पड़ता है फो ब्रेंग। गांव की आबादी महज 600 के करीब। आबादी कम होने की वजह से फो ब्रेंग नजरअंदाज होता रहा, लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य कर्मी फो ब्रेंग के लोगों के दरवाजे पर मौजूद हैं। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करते रहते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निरंतर कैंप लगाए जाते हैं, चिकित्सकीय सहायता मुहैया की जाती है। साथ ही साथ समय समय पर सेना भी स्वास्थ्य कैंपों में मदद करती है। यहाँ के निवासियों के लिए इनका प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बड़ा सहारा है। हमारे अवेयरनेस की वजह से सबको अवेयर होकर वो खुद यहाँ पे चेकअप करने के लिए आ जाता है। डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, टीबी के लिए, वो सब आ जाता है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। पहले अवॉइड करते थे। हाँ, पहले अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर नहीं आता है, फिर हमारा अवेयरनेस देकर फिर वो आ जाता है। अभी ज़्यादा आ जाता है पहले से। अच्छा। हाँ जी। तो अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया सर। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से टंग से जाने के लिए रोड भी अच्छा नहीं थे। अभी तो रोड भी बहुत अच्छा बन चुके हैं। यहाँ मेडिकल स्टाफ भी काफ़ी आ गया है। तो बेमू साहब भी यहाँ कम से कम हफ्ते में या 2 महीने में कम से कम 2-3 चक्कर काटते हैं। पहले ज़माने में जो हम लोग जो दवाई लेने के लिए छोटा सा दवा लेने के लिए 50-100 किलोमीटर दूर जाने पड़ते हैं और इसमें बहुत तकलीफ़ होता है। तो हमारा घर के सामने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो खुल गया, तो हम जो मतलब गांव में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत सारा फ़ायदेमंद है। और ये लोग स्टाफ और मेडिकल का जितने भी बंदे हैं, लोग डोर टू डोर सर्विस करके और पेशेंट को देखभाल करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है सर, क्योंकि यहाँ से ले दूर है, तो फिर जितने भी अगर छोटे मोटे हो जाते हैं, मतलब इफ़ दे नीड अ मेडिकल एड, तो एक फर्स्ट एड हो जाता है यहाँ पे। मतलब जितने भी अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है सर। लद्दाख में सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक और नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी ओर जो मौजूदा अस्पताल हैं उनकी क्षमता में बेहतरी की जा रही है। हम सभी हमेशा से सुनते आए हैं कि इलाज से बेहतर है परहेज। ये एक ऐसा नियम है जो सभी को सुलभ और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ले जाता है। लद्दाख में भी लोगों को नियमित परीक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोगों को किसी गंभीर समस्या से सावधान रखा जाए। इसके लिए कई तरह की कोशिश की जा रही है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसमें हम NCDs को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है। NCD स्क्रीनिंग करते हैं हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, इंक्लूडिंग PHCs।
तो उसके लिए हमने एक फिक्स्ड डे रखा हुआ है, 14th ऑफ एवरी मंथ हम हेल्थ मेलास करते हैं। उसमें हम लोगों को बुला के NCD स्क्रीनिंग करते हैं, प्लस हेल्थ प्रमोशन करते हैं, IC एक्टिविटीज़ करते हैं। दरअसल लद्दाख में दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए नए डॉक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और बाकी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा किया जा रहा है। बीते वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई है। लद्दाख में पहले मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि जल्द तैयार होगा। साथ ही कारगिल में 300 बेड का अस्पताल बनने के पहले चरण का काम 90% पूरा हो चुका है। लेह और कारगिल के जिला अस्पतालों में 90 अतिरिक्त बेड, जिसमें 10 पीडियाट्रिक, 10 ICU और 70 ऑक्सीजन बेड शामिल हैं। सीमावर्ती इलाकों की सहूलियत के लिए तांगस्ते में 30 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। लद्दाख में विभिन्न स्तरों पर विश्वसनीय स्वास्थ्य ढांचे को खड़ा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अच्छे नहीं थे, उनको इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर थे इनएडुकेट फंडिंग की वजह से। तो उनको फिर अभी हमने स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में उन सबको कंप्लीट किया है और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं। जैसे पहले हमारा कारगिल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था वो पुराने बिल्डिंग में था, पिछले 2 साल में हमने वो कंप्लीट करके नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। इसी तरह नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जैसे आपने बोला बॉर्डर एरियाज़ में, अभी आप बॉर्डर आप हो गए हैं, टांगसे में हमारा नया 30 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। उसी तरह ज़ांस्कार जो है हमारा बहुत बड़ा दूर दराज इलाका है, वहाँ बन रहा है। इसी तरह और बहुत सारे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। सरकार के प्रयासों से लद्दाख में चली आ रही प्राचीन चिकित्सा पद्धति भी आधुनिक चिकित्सा के साथ एक उभरते हुए विकल्प के रूप में सामने आ रही है। लद्दाख में आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति के साथ साथ प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ की सोवा रिगपा, जो करीब सदियों से यहाँ पर चिकित्सा पद्धति जारी है, उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई, जहाँ नई पीढ़ी प्राचीन ज्ञान से रूबरू हो रही है। फोब्रेंग की इस PHC में लगे ये पेड़ पौधे कोई आम पौधे नहीं हैं, बल्कि हिमालय में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। दरअसल लोग इनका महत्व जान सकें, इसके लिए इस चिकित्सा केंद्र में ये पौधे लगाए गए हैं। गार्डन देख रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन गार्डन आपने बना रखा है। इसके बारे में सबसे पहले मुझे बताइए। जी सर, ये जो है सोवा रिगपा मेडिसिन में यूज़ होता है, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स है, जो हम अपने चेक लिस्ट बनाया था, अराउंड 40 था सर। तो यहाँ पे हमने कल्टीवेशन ट्रायल बेस पे किया है कि जितना सक्सेस होता है। तो मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे लगाने से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो जाता है। तब जब लोगों को अवेयर होगा तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में बहुत फ़ायदा रहता है। तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स जो है ये कलेक्शन के लिए हम पहाड़ पे जाना पड़ता है सर, तो इसी को हम एक्सट्रैक्ट बना के मेडिसिनल में यूज़ करते हैं सर। पहले इससे कितना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है सोवा रिगपा को लेकर? जी सर, जब पहले ये सब सेंटर हुआ करता था तब उस वक्त तो वेलनेस सेंटर नहीं था, तो उस वक्त होलिस्टिक मेडिसिन नहीं होता था सर। अभी यहाँ पे होलिस्टिक है, एलोपैथिक और आयुष दोनों साथ में होता है, तो आयुष का भी उतना ही रिस्पॉन्स रहता है जितने एलोपैथिक का होता है सर। आज राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान में छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि सोवा रिगपा संस्थान बनना लद्दाख वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। I think there are a lot of opportunities, like अभी जो ये सोवा रिगपा है, it's only practice in Himalayan region. अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे टू द होल इंडिया, वर्ल्ड और लाइक एंड
अभी जो हम हैं यहाँ वी लाइक यू नो क्वालिफाइड हेयर एंड हम लोग नीट एग्ज़ाम्स दे के आए हैं यहाँ पर। नेशनल इंस्टीट्यूट होने की वजह से मैं अपने फ्यूचर या जो भी बच्चे इस मतलब इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा उसका फ्यूचर मतलब कैरियर वो सब में मतलब एक नेशनल इंस्टीट्यूट की डिग्री होने की वजह से वैल्यूबल भी ज़्यादा हो शायद मैं यही समझती हूँ कि वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो मतलब जो हम एक काम करने के लिए इंटरव्यू में जाए तो एक अपने इंस्टीट्यूट के नाम से ही थोड़ा ऊंचा रह जाता है। तो मैं यही समझती हूँ कि मैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ तो मेरे फ्यूचर करियर में हो जो भी हो मुझे ही फ़ायदा होगा, मैं समझती हूँ। दरअसल सोवा रिगपा दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। ये प्रणाली ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में सदियों से प्रचलित रही है, लेकिन इसे नई पहचान तब मिली जब सरकार ने इसे आयुष के तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता और बढ़ावा दिया। 2019 में इसी राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान को मंजूरी मिली। तब से यहाँ सोवा रिगपा पद्धति को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी ही ज़रूरत थी क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा इस्टेब्लिश हो चुकी है। अभी सरकार द्वारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सोवा रिगपा करके एक अलग ऑटोनोमस बॉडी बनाने की पाइपलाइन में चल रही है। उससे क्या होगा, साइंटिफिक लाइंस पे हम सोवा रिगपा में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। और तीसरा बहुत बड़ी डायमेंशन है और ले में पर्टिकुलरली एक पोटेंशियल एरिया है मेडिसिनल प्लांट सेक्टर, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी फ्लैग किया है अपने भाषण में बार बार कि ले में हमारे पास बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जिसका इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पहला काम था कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में जड़ी बूटियों की पहचान कर उन्हें सहेजा जाए, साथ ही उन पर शोध किया जाए। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान में ये काम बखूबी चल रहा है। ये हमारा सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जहां हम विभिन्न क्षेत्र लद्दाख के विभिन्न क्षेत्र से हम बीज ला के जो क्रिटिकली एंडेंजर है और वेरी रेयर मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे संजीवनी हो गया जिसको हम रोडियोला बोलते हैं, उनका सीड्स यहाँ पे लाके हम टेस्टिंग करके, हमारा एक गार्डन है जो ट्रांस हिमालयन हर्बल गार्डन कहते हैं, तो हम उस पे हम यहाँ से टेस्ट करके फिर हम वहाँ पे सोइंग करने के लिए ले जाता है ताकि हमें वहाँ पे क्रूड ड्रग मिले। पहले तो हमारे बेसिक नेसेसिटी जो सीड टेस्टिंग का है वो भी नहीं था, तो अभी हमारे पास यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो सीड टेस्टिंग के लिए चाहिए, जैसे सीड जर्मिनेटर हो गया आपका, जैसे आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ करने के लिए हमें बहुत लाभ होते हैं, और ये ऑटोक्लेव्स हो गया, ओवन हो गया, और कुछ केमिकल्स है जो जैसे टेट्राजोलियम टेस्ट हो गया, ऐसे फैसिलिटीज़ काफ़ी हमें यहाँ पे अभी मिल रहा है। सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में है। ऐसे में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान इन जानकारियों को डिजिटाइज करने पर भी जोर दे रहा है। DL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है, हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम जो बोटी लैंग्वेज में लिखा है उनको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, ताकि देश और दुनिया में इसका नॉलेज सबको हम दिखा सके, वो लोग पढ़ सके, और हम इसको पेटेंट भी कर सके, ताकि इलीगल पेटेंट जो है उससे हम इस नॉलेज को बचा सकते हैं। ये काम कर रहे हैं हम यहाँ। सोवा रिगपा पद्धति के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति का तालमेल हो, लद्दाख वासी दोनों पद्धतियों का भरपूर लाभ उठा सके, इसलिए हर PHC पर सोवा रिगपा के चिकित्सा केंद्र को खोला गया है। अगर आप आयुष पद्धति को देखेंगे तो यहाँ की मूल पद्धति सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति है, इसलिए लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है।
लेकिन जब तक यूटी नहीं मिला तब तक हमारे लेह में एक भी आयुष की इस तरह के व्यवस्था नहीं थी। यूटी बनने के बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी सारे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस सारे लेवल पे स्वरिकपा की एक बार सारे में व्यवस्था की है और को लोकेशन में है। वहाँ एलोपैथी भी चलती है, साथ में स्वरिकपा चिकित्सा पद्धति भी चलती है और पब्लिक की आस्था भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत आपने भी देखा होगा सारे सब सेंटर में ऑलमोस्ट स्वरिकपा के पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं और उन लोगों की आस्था उसके प्रति और ज़्यादा है। ये सरकार के उस विजन का भी बेहतरीन उदाहरण है जिसमें सरकार का मकसद है कि आधुनिक हो या प्राचीन चिकित्सा पद्धति, ये आपस में प्रतिस्पर्धा के तौर पर नहीं बल्कि तालमेल के तौर पर साथ में काम करें। गाँव में आप जहाँ जाएंगे सबसे पहले वो हमारे अमचीज़, जिनको स्वरिकपा प्रैक्टिशनर उनको अमचीज़ कहते हैं, अमचीज़ के पास सबसे पहले आते हैं, तो फिर उसके बाद फिर हमारा मॉडर्न सिस्टम पे आते हैं। इसलिए अमचीज़ सिस्टम को हम सुदृढ़ करने और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें पूरा आयुष मंत्रालय का भी पूरा सहयोग है, नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड का NMPB का भी सहयोग है, और उसी तरह आप देखेंगे कि हमारे जो पहाड़ों पे आपको मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि हिमालयन संजीवनी कहते हैं, जिसको शोलो लोकल लोगों में, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया था, तो उसको हम डेवलप करने की और प्रिजर्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उस क्षेत्र में भी हम आगे काम कर रहे हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की थी, जिसके दो मुख्य आधार हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करना और देश भर के गरीब परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। लद्दाख में आयुष्मान कार्ड का फायदा लगभग सभी नागरिकों को मिल रहा है, जिससे कि लोगों को चिकित्सा में होने वाले खर्च से राहत मिली है। सभी बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत चिकित्सा की जाती है। एक समय था जब लद्दाख के दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं महज एक सपना हुआ करती थी, लेकिन आज वो सपना साकार हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मी के रूप में गांव वासियों के नए मित्र उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे को भी पूरा करता है जो कि कुछ साल पहले उन्होंने लद्दाख वासियों से किया था। अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनता है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और करगिल की डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा। स्वास्थ्य एक बुनियादी जरूरत है, ऐसी जरूरत जो कि बिना भेदभाव के देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए। मौजूदा सरकार काफी हद तक इसमें कामयाब हुई है। एक समय जहां रसद पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल काम था, आज वहां दवाइयां, डॉक्टर, नर्स और वो तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो कि एक आम नागरिक के जीवन को आसान बनाते हैं। लद्दाख से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन मनोज कुमार और साथी सुनील कुमार पासवान को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।